अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोगों को एक अदद सवाल दिया था मैंने टेस्ट के अंदर। ये एक मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सवाल है जो नई अटेम्प्ट के अंदर आपके पास आया हुआ है जब से आपकी स्कीम चेंज हुई है। और सर ये ग्रेड ए के अंदर आपके पास टॉपिक फॉल करता है और इसके ऊपर एग्जामिनर ने एक 17 मार्क्स का आपके पास जो है वो सवाल बिल्डअप किया हुआ है। और ये 17 मार्क्स के सवाल में एग्जामिनर आपसे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ टॉपिक जो है वो टेस्ट कर रहा है। तो आइए जरा सवाल को देखिए, बारी बारी देखिए इसके अंदर क्या क्या आइटम एग्जामिनर मांग रहा है और उसको फिर जो है वो आगे बढ़ाएं। सर आपके पास एक सवाल दिया हुआ है कीनिया लिमिटेड के नाम से, जिसके आपके पास दो अदद रिक्वायरमेंट्स हैं। और पहली रिक्वायरमेंट में एग्जामिनर एक सिंपल थ्योरी का आपसे जो है वो सवाल मांग रहा है। एज आई हैव टोल्ड यू गाइस रिपीटेडली कि आपके पास एग्जामिनर ने अभी रिसेंटली जो है ना वो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के नाम पे कुछ सवाल जो है वो थ्योरी में आपके पास पूछना स्टार्ट कर दिए हैं। आपसे एक सवाल सिंपल से पूछ रहा है, डिस्कस द assumption यूज्ड इन मार्जिनल कॉस्टिंग। ये सवाल हम ऑब्वियसली इस कैलकुलेशन वाले पार्ट के बाद जो है वो देखेंगे। सिंपल बात कर रहा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट एंड लॉस बनाते वक्त मैनेजमेंट के माइंड में क्या एजम्पशन होती है, हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सर आए जरा सवाल की तरफ, जो हमारा मेन सवाल है। कीनिया लिमिटेड 13 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। पहली दफा टेस्ट नहीं हुई है, ये चीजें मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है। एग्जामिनर ने कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट की है और आपसे कह रहे हैं जनाब आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी यूजिंग बोथ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। 11 मार्क्स की आपके पास रिक्वायरमेंट है और आपने दो प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है। और मैं सवाल स्टार्ट होने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने सारे लेक्चर पूरे किए होंगे, मैं एक बात अक्सर बोल रहा होता हूँ कि आपके पास मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के टॉपिक में सबसे बड़ा इशू जो है वो कॉस्ट कार्ड है। तो वील कीप दैट इन माइंड व्हाइल वी आर मूविंग इनटू दिस क्वेश्चन। सर 2 मार्क्स के लिए बोल रहा है रिकंसाइल द डिफरेंस इन प्रॉफिट्स अंडर द टू मेथड्स। आपके पास जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको आपने आपस में जो है वो रिकंसाइल करना है। सर मैं थोड़ा सा सवाल जो है वो रीड करूंगा आपके पास। कह रहा है जनाब, कीनिया लिमिटेड इज इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट एंड हैज अ टोटल ऑफ अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 60,000 पर मंथ। ये हमारी मशीन की टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी है जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मैं छोटी सी एक डायग्राम यहां पे बना दूं तो आप ये समझ लें, दिस इज व्हाट आवर मशीन कैन डू ऑन द बेस्ट ऑफ द डेज, कि 60,000 यूनिट से ज्यादा हमारे पास माल प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ये हमारी मशीन की मैक्सिमम फुल कैपेसिटी है। सर आगे बोल रहा है, इट इज करंटली ऑपरेटिंग एट इट्स नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 80% एंड यूजेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। हमारी कंपनी इस वक्त एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रही है, विच मींस कि हम फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे प्रोडक्ट के अंदर। दूसरी बात, सर एक वर्ड इसने यूज किया हुआ है, वी आर डूइंग दिस एट अ नॉर्मल कैपेसिटी। दिस इज एन एग्जामिनर वे ऑफ सेइंग बजटेड कैपेसिटी। आप याद रखेंगे जब जब आपके पास पेपर में नॉर्मल कैपेसिटी का वर्ड यूज हो तो हम उसकी जगह ऑल्टरनेटिवली प्यार से इस बात को अपनी बजटेड कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। इसका मतलब कि जब महीना स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज, बजटिंग फेज, तो हमारी कंपनी का प्लान था कि वी विल ऑपरेट एट 80% ऑफ द कैपेसिटी, व्हिच इज रफली 48,000 फॉर अ 60,000 मैक्सिमम कैपेसिटी। सर आगे बोल रहा है, बिलो इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कंपनीज बजट फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। इसने आपको बजट बना के दे दिया और इस बजट में कह रहा है जनाब हमने सोच के रखा हुआ है आने वाले महीने के लिए कि 210 का यूनिट बेचेंगे और आने वाले महीने में हमारी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर प्राइम कॉस्ट होगी 75, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे 45 के और वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस होगा 15 रुपए का। सर इसने हमें दो फिक्स कॉस्ट भी दे दी है, एक फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड दिए हुए 2.016 मिलियन के और एक सेलिंग और एडमिन की फिक्स कॉस्ट है 8 लाख रुपए की। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का सवाल है। अब काम की बात, सर आगे बोल रहा है एक्चुअल ऑपरेटिंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ फेब। तो एग्जामिनर ने क्या किया हुआ है, एग्जामिनर ने कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है बजटेड और यहां से एग्जामिनर ने आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट की है और महीना एंड होने के बाद अब आपसे बोल रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द मंथ ऑफ फेब। मैं सवाल अक्सर क्लास में पूछता था कि बेटा प्रॉफिट एंड लॉस महीने के स्टार्ट में, साल के स्टार्ट में, पीरियड के स्टार्ट में बनती है कि पीरियड के एंड में बनती है। तो अगर आप गौर करें तो सवाल में एग्जामिनर पीरियड के एंड के अंदर आपसे बना रहा है और कुछ इन्फॉर्मेशन उसने आपको बजटेड फॉर्म के अंदर जो है वो दे दी है। तो दोनों के साथ आपने प्ले करके आगे बढ़ना है। सर आगे आपसे बता रहे हैं, एक्चुअल में हम तो सोच के बैठे थे कि हम नॉर्मल कैपेसिटी पे ऑपरेट करेंगे, बजटेड कैपेसिटी पे ऑपरेट करेंगे 48,000 की, लेकिन ड्यू टू एन अनएक्सपेक्टेड फॉल्ट इन द कंपनीज प्लांट we were only able to operate at 75% of the budgeted capacity. सर 75% ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब मेरे भाई यहां पर यह हुआ कि एक्चुअल एक्टिविटी की जो एग्जामिनर बात कर रहा है, हमने 80% पर ऑपरेट करना था, दैट वाज आवर प्लान, लेकिन हम सिर्फ 75 पर जो है वो ऑपरेट कर पाए। इसका मतलब कि हमारी कंपनी की जो एक्चुअल एक्टिविटी है दैट वाज 45,000 यूनिट्स। ये हमारी
एक्चुअल प्रोडक्शन है। तो आपके पास सवाल में ना दो इंफॉर्मेशन आ गई है। आपके पास एक आ गई है आपकी बजटेड प्रोडक्शन विच वाज 48,000 बट ड्यू टू अ फॉल्ट यू वर ओनली एबल टू ऑपरेट एट 75। तो ये आपके पास आ गई एक्चुअल प्रोडक्शन। सर आगे बोल रहा है हमारी कंपनी ने 45,000 तो बनाए, लेकिन उनमें से 47,000 यूनिट्स हमने बेच दिए एट द प्राइस बजटेड बाय द कंपनी। इसका मतलब कि हमारी जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है इट इज सिमिलर टू बजट। तो 210 का सोच के रखा था, 210 का ही बेचा होगा। अब एक सवाल है कि सर ये 45 बनाए थे तो 47 बेच कैसे दिए, या यूनिट कहां से आए आपके पास? सर यकीनन हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक होगा, जो कि अगले पॉइंट में उसने बोला हुआ है। कह रहा ओपनिंग स्टॉक ऑफ 10,000 यूनिट्स ऑफ रुपीज 1.6 मिलियन वॉज हेल्ड बाय द कंपनी। अच्छा, चले बारी बारी बात करते हैं। सर हमें कह रहा है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 10,000 यूनिट्स का, सही है सर। अगर ओपनिंग स्टॉक 10,000 यूनिट का था और प्रोडक्शन हमने 45 की, तो ये दोनों मिला के मेरे भाई मेरे पास बन गया 55,000 यूनिट्स, और इसमें से मैंने बेच दिए हैं 47। तो मैं बैलेंसिंग फिगर के थ्रू ये भी ट्रेस कर सकता हूं कि सर यकीनन एट द एंड ऑफ फरवरी, महीने के एंड में, मेरे पास बच गए होंगे मेरे भाई 8,000 यूनिट्स। एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तो मैंने ये साइड पे कर दिया। सर दूसरा, अगर आप सवाल के टॉप पे जाएं, देखिए सवाल को रीड करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम स्किल सेट। आपसे कह रहा है हमारी बजटेड कैपेसिटी हुआ करती थी 80%, ये रही, और हमारी कंपनी यूज करती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसका मतलब ये हमारी एक परंपरा है कि हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते आ रहे हैं। तो यार मेरा एक सवाल है, अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हुए आ रहे हैं, तो मैनेजर ने जो तुम्हें 10,000 यूनिट की वैल्यू दी होगी, यकीनन ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से दी होगी। तो इस वैल्यू के अंदर तुम्हारे पास प्राइम कॉस्ट भी होगी, वेरिएबल प्रोडक्शन भी होगा और फिक्स प्रोडक्शन भी होगा। दूसरी बात, जस्ट टू मेक सम लिंक्स इन योर मेंटल माइंड मैप, ये जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है फरवरी का, ये यकीनन जनवरी के महीने का क्लोजिंग स्टॉक होगा। सर आगे बोल रहा है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स वर एब्सॉर्ब्ड इन प्रायर मंथ, प्रायर मतलब जनवरी, एट अ रेट ऑफ 40 रुपए पर यूनिट। तो सर मैं एक काम ना इसी पेज के ऊपर और भी जो है वो सॉल्व कर सकता हूँ। सर वो एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि मेरे पास जो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ना, मैं जरा इसकी वैल्यू निकाल दूं। सर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है मेरे भाई 1.6 मिलियन फॉर 10,000 यूनिट्स। इसका मतलब अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से, सर आपको कैसे पता? बेटा मुझे नहीं पता, एग्जामिनर ने ये बात टॉप पे बोल दी है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से मेरी स्टॉक की पर यूनिट वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक की पर यूनिट वैल्यू 160 रुपए बन रही है। सर साथ में वो ये भी बोल रहा है कि इस 160 रुपए में हमने 40 रुपए फिक्स के एब्जॉर्ब किए थे। तो मेरे बच्चे अगर ये फिक्स के 40 रुपए में बाहर निकाल दूं, तो मेरे पास मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉस्ट कार्ड के हिसाब से भी पर यूनिट वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहा होता तो मेरे स्टॉक की वैल्यू 160 रुपए होती, और अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहा होता तो मेरे स्टॉक की वैल्यू 120 रुपए होती। सर आगे बढ़े आखिरी पॉइंट की तरफ। आखिरी पॉइंट में हमें जनाब बोल रहा है मेरे भाई कि फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सीड द बजट। बजट कितना था? 2.016 मिलियन। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड एक्सीड द बजट बाय 5 लाख ड्यू टू एन इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। तो सर मैं एक मोटा मोटा हिसाब यहाँ पे लगा लूंगा। सर मेरी कॉस्ट आनी थी 2.016 मिलियन, लेकिन 5 लाख से बढ़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट, लिख देता हूं यहां पर, ये मेरे पास आ रही है 2.516 मिलियन। नाउ सर ये जो आपके सामने मैंने पूरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की है ना, ये मैंने सवाल को जनरल एक थोड़ा सा जो है वो रीड किया। अब आए तरह आगे बढ़ते हैं। सवाल को हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है यूजिंग बोथ मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस तो बाद में बनेगी। सर प्रॉफिट एंड लॉस बनने से पहले मुझे अपने पास थोड़ा सा जो है ना वो कॉस्ट कार्ड बिल्ड करना होगा। तो आए तरह मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊं, बल्कि इसी पेज के ऊपर काम कर लेते हैं, और एक अदद हम कॉस्ट कार्ड बनाए फॉर बोथ मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सर ये मैंने छोटा सा अपने पास जो है कॉलम बना लिया है सेग्रीगेट करने के लिए। दोनों वैल्यूज को बारी बारी जो है वो ट्रेस कर लेते हैं। अच्छा कुछ चीजें तो आसान है, ऑब्वियस सी हो जाएंगी। सर लेट्स से ये मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉस्ट कार्ड है और ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कॉस्ट कार्ड है। सर ये कॉस्ट कार्ड हम क्यों बना रहे हैं? बिकॉज वी नो कि कॉस्ट कार्ड के बगैर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमारे पास नहीं बन सकती। अच्छा सर कुछ इन्फॉर्मेशन तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी किस्म का उसमें स्यापा मुसीबत जो है वो है नहीं। सर अगर आप गौर करें ना, तो सवाल के अंदर आपसे कह रहा था जनाब कि हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो प्राइम कॉस्ट 75 है और वेरिएबल हमारे पास 45 है। तो सर अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉस्ट कार्ड बनाऊं फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, लिख देता हूं मैं ये बात। तो सर मेरे पास मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉस्ट कार्ड में एक तरफ तो आ जाएगी मेरे भाई प्राइम कॉस्ट,
सब कुछ दिया हुआ है सवाल के अंदर 75। और सर फिर इसके अंदर आ जाएंगे मेरे पास वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स विच इज आई थिंक 45। और सर ये दोनों मिलके मेरे पास बनते हैं 120 रुपए। और ये मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट होगी इफ माय कंपनी इज यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। जो लोग मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के जिनके बेसिक्स थोड़े स्ट्रॉन्ग नहीं है, शायद उनके दिमाग में एक छोटा सा सवाल आ रहा हो, तो मैं जवाब दे रहा हूँ। सर आपने ये 15 रुपए क्यों ऐड नहीं किए? तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, दोबारा बोल देता हूँ इस सवाल के बहाने, इस रिकॉर्डिंग के बहाने, कि आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो सिर्फ इन्वेंट्री का पार्ट बनती है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनती। अगर ये बात आपको इससे पहले याद नहीं थी या आपको ये सुनने के बाद रिकॉल हुआ है, तो आई थिंक इट्स माय रिकमेंडेशन कि इसको आप अपने रजिस्टर में नोट कर लें। सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के कॉस्ट कार्ड में आएंगे, सेम कहानी होगी, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर फंसेंगे। सर प्राइम कॉस्ट तो हमारे पास दी हुई है, एज इट इज आ जाएगी। सर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट भी हमारे पास दी हुई है, एज इट इज आ जाएगी। सर ये 120 रुपए हमारे पास आ गया। सर इसमें हम क्या ऐड करेंगे? सर इसमें हम ऐड करेंगे, बिल्कुल सही, एज यू गाइस हैव गेस्ड इट राइट, जब आप ये सवाल सॉल्व कर रहे होंगे, सर हमें फिक्स करना है इसके अंदर एक OAR जो है वो शेयर करना है। अब सर फिक्स का OAR शेयर करने के लिए हमें सवाल में जो है ना वो दोबारा मूव करना पड़ेगा। सर सवाल में अगर हम देखें ना, तो हमारे पास एग्जामिनर ने हमें बताया हुआ है कि भाई जब पीरियड स्टार्ट किया था तो आप महीने के स्टार्ट में आपका प्लान था कि मैं नॉर्मल कैपेसिटी होगी, बजटेड कैपेसिटी होगी 80%, विच इज 48,000। अब महीने के स्टार्ट में तो मुझे नहीं पता कि महीने के एंड पे एक्चुअल एक्टिविटी 75 होगी, एक्चुअल एक्टिविटी 0 होगी, दिस इज समथिंग आई डोंट नो। तो मैंने जब उस वक्त प्लान किया होगा तो मेरे पास एक्चुअल एक्टिविटी का डाटा नहीं होगा। तो महीने के स्टार्ट में जब मैं रेट निकाल रहा हूंगा OAR, तो महीने के स्टार्ट में मेरे बजटेड ओवरहेड थे 2.016 मिलियन। सर याद रखें ये एक्चुअल है, बजटेड ये है। मुझे नहीं पता था महीने के एंड पे बिजली का बिल बढ़ जाएगा। सिमिलरली मुझे नहीं पता था कि महीने के एंड पे कैपेसिटी 75 होगी। तो मैंने जब बजट किया होगा तो बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। तो मेरे भाई बजटेड फिक्स ओवरहेड कितना था आपके पास? बजटेड फिक्स ओवरहेड आपके पास था 2.016 मिलियन और बजटेड कैपेसिटी आपके पास थी 48,000 यूनिट्स। तो अगर आप इसको दोनों को अपने कैलकुलेटर में जाके, यहाँ पर मैं जरा इसको फोन के ऊपर जो है वो कर लूं, अगर आप इसको जाके अपने पास डिवाइड करने जाएंगे तो आपके पास पर यूनिट रेट आ रहा है 42 का। तो इसका मतलब कि आपने महीने के शुरू में ना 42 रुपए का रेट निकाला होगा। तो नॉर्मल सी बात है, पिछले महीने हम 40 रुपए एब्जॉर्ब किया करते थे, इस महीने 42 रुपए एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आपने इस तरह का मंथ वाइज कॉस्ट कार्ड जो है वो आपस में कंपेयर किया हुआ है। सो आई विल गो बैक टू माय ओरिजिनल कॉस्ट कार्ड और मैं यहाँ पे जाके अपने 42 रुपीज ऐड कर दूंगा और मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू, इफ माय कंपनी इज यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग व्हिच इज माय डिफॉल्ट ऑब्वियसली कॉस्टिंग सिस्टम, तो सर मेरे पास आ रही है 162। अब क्योंकि मेरे पास दोनों कॉस्ट कार्ड आ चुके हुए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे सामने क्लियर हो गई है, तो नाउ इट इज इजियर फॉर मी टू डू द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो आए जरा उसके ऊपर आगे आगे बारी बारी बात करते हैं और दोनों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अपने पास बिल्ड करते हैं। सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास बिल्ड कर लेता हूं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो फिर हम मार्जिनल पे मूव कर जाएंगे। वैसे इस ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो प्रॉफिट एंड लॉस पहले बना लें, आपके पास दोनों कॉस्ट कार्ड बस जो है वो होने चाहिए, उससे आपकी जिंदगी जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अच्छा जी, चलिए सर प्रॉफिट एंड लॉस पे बात करें। हमारे पास डाटा आपके पास दिया हुआ है, जल्दी जल्दी हम नंबर को पंच करेंगे। सर सबसे पहले मेरे पास दिया हुआ है सेल्स रेवेन्यू। सेल्स एग्जामिनर ने बता दिया था, हमने 47,000 यूनिट सेल किए हैं और एक्चुअल सेलिंग प्राइस वही थी जो हमने बजट के अंदर रखी हुई थी, 210 रुपए के हिसाब से। इसको जरा अगर आप मल्टीप्लाई अपने पास करें मेरे भाई, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 9.870 मिलियन। सर हम क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो यूज कर रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ जैसे हम क्लास में किया करते थे। सर इसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जो है वो माइनस करेंगे। सर सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आएगा। ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास 10,000 यूनिट थे जिसकी वैल्यू एग्जामिनर ने हमें दे दी थी, तो ये 16 लाख रुपए की हमारे पास एक ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है। सवाल के अंदर ये डाटा जो है वो गिवन है। सर आगे बढ़ेंगे, आगे हमें कह रहा है जनाब इसके अंदर हमने प्रोडक्शन करी और 75% पर हम ऑपरेट कर रहे थे, जिसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रोडक्शन करी थी मेरे भाई 45,000 यूनिट्स की। और अगर मैं कॉस्ट कार्ड में जाऊं तो कॉस्ट कार्ड ऊपर ही दिया हुआ है, 162 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से मेरी जो है वो प्रोडक्शन हो रही है। तो सर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने जाऊंगा मेरे भाई, तो ये 7.290 मिलियन मेरे पास बन जाएगा। सर इसमें से मैं अपने पास ऑब्वियसली लेस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक,
आपको पता है जब कोई बात नहीं लिखी होती तो हम यूज करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो वो जो 47,000 यूनिट्स मैंने बेचे हैं उनमें पहले मैंने ये वाले बेचे होंगे, बाद में ये वाले बेचे होंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक में मेरे पास जो माल रखा हुआ है विच वॉज 8,000 यूनिट्स, जो मैंने ऊपर कैलकुलेट किया था, वो नया वाला माल होगा। तो कैलकुलेटर में जाएंगे, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 162, ये मेरे पास बन रहा है 1296,000। और मेरे भाई ये मेरे पास बन गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, अब क्योंकि आप काफी अरसे से जो है वो एक चीज और भी सीख रहे हैं, और आपने एंट्रीज के फॉर्म में ये बात सीख ली थी कि जनाब हमारे पास जो ओवर अंडर एब्जॉर्ब होता है, वो ओवर अंडर एब्जॉर्ब कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर ट्रांसफर होता है। तो यकीनन इस सवाल में कुछ ओवर अंडर एब्जॉर्ब भी होगा। तो अब मैं यहाँ पर आके थोड़ा सा स्टक हो गया हूँ, मैं ये वर्किंग पूरी नहीं कर सकता। तो अब मैं क्या करूंगा, नाउ आई विल गो बैक, आई ट्राई टू क्रिएट दिस स्पेस इन द सेम पेज, और मैं यहाँ पर ना एक वर्किंग अपने पास सॉल्व कर देता हूँ। वर्किंग नंबर 1, लेट्स मी दिस। वैसे तो वर्किंग मैंने बहुत सारी कर ली, ये वर्किंग नंबर 1 बनती नहीं है। ये मैं एक ओवर अंडर एब्जॉर्ब की वर्किंग अपने पास जो है वो सॉल्व कर लेता हूँ। सर आपको पता है कंपैरिजन दो चीजों के बीच में होता है, एब्जॉर्ब ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड। आप रेट 42 रुपीज के हिसाब से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, 45,000 यूनिट्स एक्चुअल एक्टिविटी की बेस पर आपने एब्जॉर्ब किया होगा, 42 इंटू 45, और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड जो है वो आपके एग्जामिनर ने आपको बताया 5 लाख रुपए ज्यादा आ गए हैं, वो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे, 2516। तो मैं अपने कैलकुलेटर में जाऊंगा मेरे भाई, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 42, मेरे पास वैल्यू आ रही है 1.89 मिलियन, और आई थिंक मेरे पास आ रहा है अंडर एब्जॉर्ब तकरीबन 6,26,000 का। और आपको पता है ओवर एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्ब प्रॉफिट से एडजस्ट होता है, ओवर एब्जॉर्ब प्रॉफिट में ऐड होता है, अंडर एब्जॉर्ब प्रॉफिट से माइनस होता है। तो ये जो है वो प्रॉफिट को माइनस करेगा। लेकिन सर हम काफी क्लासेस से ना एक नया कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, क्योंकि हम एंट्रीज का टॉपिक भी कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग उस स्पेस के अंदर आ रही है कि ओवर अंडर एब्जॉर्ब जो है ना वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाके एडजस्ट होता है। तो मैं क्या करूंगा, अंडर एब्जॉर्ब जो है वो मेरी प्रॉफिट को कम कर रहा है, तो यकीनन मेरी कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। तो मैं काम करता हूँ, आज आपको ये भी दिखा देता हूँ कि हम अंडर एब्जॉर्ब को डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि इसने प्रॉफिट को कम करना है तो ये मेरी कॉस्ट को इंक्रीज करेगा, तो ये 6,26,000 में यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। सर ये एडजस्ट करने के बाद जब मैं सारे नंबर यहाँ पर मिक्स करूंगा तो मेरे पास 8.22 मिलियन की जो है वो कॉस्ट आ रही होगी, एंड दिस विल गिव मी ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 1.65 मिलियन। अच्छा जी सर, ये मैंने सारी प्रोडक्शन कॉस्ट साइड पे कर दी है। इसमें से अब मैं माइनस करने जा रहा हूं मेरे भाई नॉन प्रोडक्शन। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर मेरे पास एक तो फिक्स एडमिन और सेलिंग दिया हुआ था। तो ये फिक्स एडमिन और सेलिंग 8 लाख का है, जिसके बारे में एग्जामिनर और कोई बात नहीं कर रहा। और इसके बाद एक मेरे पास दिया हुआ था वेरिएबल सेलिंग, जो उसने रेट दिया हुआ है 15 रुपए यूनिट। और आपको पता है कि सेलिंग का जो रेट है वो सेल्स यूनिट पे जाता है, 47,000 सेल्स यूनिट है। 47,000 इंटू 15 मेरे पास मेरे भाई बनेगा तकरीबन सही 7,05,000। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे ख्याल से ये मेरे पास बन रहा है 15,05,000। बिल्कुल सही सर, ये 15,05,000 इसमें से माइनस करने के बाद मेरे पास मेरे भाई नेट प्रॉफिट बच रहा है। ये मैंने आधा सवाल आपके सामने जो है वो सॉल्व कर दिया है, 11 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी। सर ये प्रॉफिट तकरीबन मेरे पास बन रहा है 145,000। अच्छा जी, चलें बच्चों, इसको मुकम्मल करें सवाल को, हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें। हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना ली थी, आए जरा इसको मार्जिनल की तरफ लेके जाएं और उसको पूरा करें। सर सेल्स रेवेन्यू पे तो हमें मजीद काम नहीं करना, सेल्स रेवेन्यू हमारे पास लास्ट पार्ट के अंदर आ गया हुआ था, हमने पहले ही इसके ऊपर बात कर ली थी। 9.87 मिलियन का सेल्स रेवेन्यू आ रहा है। फर्क ये है कि इस दफा हम प्रॉफिट एंड लॉस जो बना रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास मार्जिनल की है। तो सर यहाँ से हम जो चीज माइनस करेंगे, वी विल कॉल दैट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स। और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहला आइटम जो हमने माइनस करना है मेरे भाई, सबसे पहला आइटम जो हमने आइडेंटिफाई करना है, दैट्स ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक का सीन ये, अगर आपको सवाल की इन्फॉर्मेशन याद हो,
तो सवाल के अंदर उसने आपको पहले से बता दिया था कि जनाब पिछले साल हमने जो है वो 40 रुपए ऐड किए थे, और क्योंकि वैल्यू पर यूनिट स्टॉक की 160 रुपए थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बन जाएगी 120 इंटू 10,000 यूनिट्स जो ओपनिंग स्टॉक के थे, विच विल बी 1.2 मिलियन। सर इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट जो हमने प्रोडक्शन की है इस महीने के अंदर, और इस महीने के अंदर हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं 45,000, और इन 45,000 यूनिट्स को हम अपने कॉस्ट कार्ड की इंफॉर्मेशन से जो है वो चेक करेंगे, तो हमारे पास एक कॉस्ट कार्ड बना हुआ था, और मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉस्ट कार्ड के हिसाब से हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट जो बन रही थी वो बन रही थी 120 रुपए की। सर इस 120 रुपए की वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे, और 120 इंटू 45,000 हमारे पास आ रहा है 5.4 मिलियन, और इसमें से हम रिड्यूस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास यूनिट बच गए हैं, जो हमने एक वर्किंग के अंदर अपने पास चेक किया था। 8,000 यूनिट्स हमारे पास बच गए हैं 120 के हिसाब से, तो ये हमारे पास वैल्यू बन रही है 9,60,000 रुपए। ये क्लोजिंग स्टॉक है जो हमारे पास से यहाँ से माइनस होगा। सर ये हमारे पास आ गई है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। इस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की टोटल वैल्यू हमारे पास आ रही है 5640, और इस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में हमारे पास सवाल में एक वेरिएबल कॉस्ट और भी है, वेरिएबल सेलिंग और एडमिन, हम उसको भी जो है वो एडजस्ट करेंगे। और वेरिएबल सेलिंग हमारे पास आ रही थी 15 रुपए के हिसाब से 47,000 यूनिट क्योंकि हमने सेल किए हैं, तो ये बन रही है 7,05,000, और ये हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। सर ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे भाई हमारे पास आ रहा है 3525 का, और इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से आखिरी आइटम एडजस्ट करेंगे, जितनी की जितनी फिक्स कॉस्ट है वो सबको सब माइनस करेंगे। अच्छा हमारे पास यहाँ पे फिक्स कॉस्ट दो तीन किस्म की है, तो मैं सारी की सारी फिक्स कॉस्ट यहाँ पर मेंशन कर दूं। सर हमारे पास एक फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है, एक हमारे पास फिक्स सेलिंग कॉस्ट है, और एक 5 लाख की कॉस्ट हमारे पास और है। ये सब मिला के हमारे पास हो गया 3316, और यहाँ हमारे पास थोड़ी सी स्पेस हमारे पास कम हो गई है, नेट प्रॉफिट आ रहा है 2,09,000 का। सर अब अगला काम जो हमने करना है वो ये है कि जनाब हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग की तो कॉस्ट भी आ गई है, हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के भी जो है वो प्रॉफिट हमारे पास आ गया है। अब हमने दोनों के प्रॉफिट को रिकंसाइल करना है। नाउ वी नो दिस फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर, ये दोनों के कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर जो डिफरेंस होता है वो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस होता है। सर हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 16 लाख, और यही ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमारे पास मार्जिनल में आ रही है 12 लाख। वी ऑल नो कि ओपनिंग स्टॉक क्योंकि प्रॉफिट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ओपनिंग स्टॉक 4 लाख रुपए ज्यादा है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट 4 लाख रुपए से कम आएगा। सर यही काम हम क्लोजिंग स्टॉक में करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग का क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ रहा है 9,60,000, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का हमारे पास आ रहा है 12,96,000। इसका मतलब है कि क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, तो हमारे पास प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ज्यादा आ रहा होगा। सर इसी चीज को जो है वो हम अपने पास चेक करेंगे और दोनों की रिकंसिलेशन अपने पास प्रोड्यूस करेंगे। अपने पास सबसे पहले जनाब नोट कर लेते हैं प्रॉफिट अंडर मार्जिनल, अभी हमने निकाला, प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है 2,09,000 का, और अगला आइटम हमारे पास है प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन जो हमने पहले से निकाल के रखा हुआ था अपने पास। प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन हमारे पास मेरे भाई आ रहा है 145 का, और इन दोनों के अंदर जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा होगा जो भी प्रॉफिट के जो रिकंसिलेशन है, दैट्स बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्टॉक लेवल। तो अगर हम चेंज इन स्टॉक लेवल की बात करेंगे तो भी हमने बात की जनाब कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो प्रॉफिट को कम कर रहा होता है और क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट को माइनस कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम अपने पास दो चीजें नोट कर लेते हैं, एक डिफरेंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा डिफरेंस ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इसमें ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। सर दोबारा से एक दफा मैं आपको स्क्रीन दिखा दूं, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बन रही थी 12 लाख मार्जिनल में और 16 लाख एब्जॉर्प्शन में, तो दोनों के बीच में जो प्रॉफिट का डिफरेंस आ रहा है वो तकरीबन 4 लाख रुपए का आ रहा है। अच्छा सर ये 4 लाख रुपए, इसी तरह हमारे पास माजरत ये ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस है, इसी तरह हमारे पास सर क्लोजिंग स्टॉक का भी जो है वो डिफरेंस आ रहा है। सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ रही है 9,60,000 रुपए, और यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही है 1296। तो अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालने जाएंगे अपने पास मेरे भाई, तो हमारे पास दोनों का डिफरेंस आएगा तकरीबन 336।
सर सिमिलरली क्योंकि ओपनिंग स्टॉक प्रॉफिट को कम कर रहा होता है तो ओपनिंग को हम यहाँ से माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा होता है तो उसको हम ऐड कर देंगे। तो अगर ये सारी वैल्यू को हम अपने पास एक दफ़ा चेक कर लें, मैं इसको अपने कैलकुलेटर पे चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा, तो हमारे पास 145 का आंसर जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है। ये हमारे पास रिकंसिलेशन हो गई है सवाल की। थैंक यू।